प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मुगल साम्राज्य का विघटन और पतन। द डिसइंटीग्रेशन एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल इतिहास के स्वर्णिम युग का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था, परंतु उसकी मृत्यु के साथ ही उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने उस विस्तृत साम्राज्य को संभाल पाने में नाकाम रहे। उसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के अंदर ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इस दौरान भारत में अनेक नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और मुगल सम्राट की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मुगल दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया, गुटबाजी का अड्डा बन गया। इसका लाभ उठा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हुई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया और भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त कर दी तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का ताज स्थापित हो गया और भारत एक उपनिवेश के रूप में परिणित हो गया। अब जो औरंगजेब के बाद के मुगल शासक हुए, उन्हें उत्तरकालीन मुगल या द लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों शासकों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल का शासक था, आजम गुजरात का शासक था और कामबख्श बीजापुर का शासक था। औरंगजेब अपने पुत्रों की नियति से भली भांति परिचित था और उसने अपने रहते ही साम्राज्य का विभाजन करने की सोची, लेकिन इन तीनों पुत्रों ने उसे नकार दिया। क्योंकि साम्राज्य का बंटवारा वह शांतिपूर्ण ढंग से चाह रहा था, लेकिन इन तीनों के अस्वीकार करने के कारण साम्राज्य का बंटवारा नहीं हो पाया था। जहांगीर के समय से ही गद्दी के लिए खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया, अर्थात तलवार की सहायता ली जाने लगी। जब तीनों के बीच खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया तो मुगल साम्राज्य का पतन रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। तीनों ने ही अपने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। तीनों ने अपना अलग अलग राज्यारोहण किया। कामबख्श ने दीन पनाह की उपाधि धारण की तथा खुद के नाम के सिक्के चलवाए। औरंगजेब के 2 अन्य पुत्र आगरा पर अधिकार करना चाह रहे थे। कामबख्श बीजापुर छोड़ने की परिस्थिति में नहीं था। आजम, जिसे आजम शाह, और मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह अथवा शाह आलम प्रथम के बीच संघर्ष होना था। ऐसी स्थिति में मुअज्जम की स्थिति कहीं न कहीं मजबूत थी। मुअज्जम दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने में सफल हुआ। उसने आजम के समक्ष साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा, लेकिन आजम ने उसे नकार दिया। अतः मुअज्जम और आजम के बीच जून 1707 में आगरा के निकट जाजो नामक स्थान पर
युद्ध हुआ और इस युद्ध में आजम मारा गया और मुअज्जम विजयी हुआ। जब मुअज्जम कामबख्श की ओर बढ़ा तो उसने कामबख्श को भी समझौता करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन उसने भी अस्वीकार कर दिया। अंत में युद्ध में कामबख्श पराजित हुआ और घायल हुआ तथा जनवरी 1709 ईस्वी में कामबख्श की मृत्यु हो गई। अब बहादुर शाह अथवा शाह आलम प्रथम गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह या शाह आलम का नाम मुअज्जम है। अब इनका कार्यकाल भी हम लोग निर्धारित करते चलते हैं, क्योंकि लेटर मुगल का बहुत महत्वपूर्ण, हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह अत्यधिक उम्र का था और उसने गद्दी संभाली। उसके अंदर अनेक गुण विद्यमान थे, लेकिन वह मुगल साम्राज्य की एकता को बनाए रखने में असफल रहा और उसके समय में ही मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के समय से ही मराठे, राजपूत, सिख आदि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और इन शक्तियों ने मुगलों के विरुद्ध नीतियां बनाने में लगे थे। औरंगजेब जैसा प्रभावशाली सम्राट की मृत्यु का लाभ उठाकर इन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपना दबदबा पुनः बढ़ाने का प्रयास किया। राजपूत शासक दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में स्वतंत्रता का अभियान चला रहे थे। बहादुर शाह ने राजपूतों की मैत्री प्राप्त करने के लिए अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार किया और उसे मनसबदार बनाया। यहीं पर बहादुर शाह ने, कह सकते हैं कि उससे एक गलती हुई कि जो वह उत्तराधिकार के संघर्ष में, जोधपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल हुआ। आम्बेर के शासक जयसिंह द्वितीय और दुर्गादास से भी मैत्री स्थापित की। आमेर के शासक जयसिंह द्वितीय और दुर्गादास से भी मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया। राजपूतों की मित्रता हासिल कर बहादुर शाह ने सिखों की ओर अपना ध्यान लगाया। अब सिखों का गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करता बने। उन्होंने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। बंदा बहादुर ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत कर पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बंदा बहादुर ने लौहगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र निर्धारित बनाया और बहादुर शाह ने लौहगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु वह बंदा बहादुर पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। बंदा बहादुर वहां से पलायन कर गए। सरहिंद पर भी मुगलों का अधिकार हुआ, परंतु इससे मुगल सिख संबंध सामान्य नहीं हुए। बहादुर शाह ने मराठों के साथ भी समझौता करने का प्रयास किया। उसने साहू को राजा स्वीकार कर मराठों के साथ चलते आ रहे लंबे युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु मुगल मराठा संबंध कभी अच्छे नहीं हो सके। बहादुर शाह अपनी दयालुता के कारण, उदारता के कारण प्रजा एवं अपने प्रतिद्वंदी शक्तियों से सामान्य व्यवहार बनाने में कहीं न कहीं सफल हुआ। बहादुर शाह के संबंध में यह कहा जाता है कि उसका शासन आलम से पालम तक था। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है।
जहांदार शाह का शासनकाल अत्यंत अल्प था, 1712 से 1713 तक। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद पुनः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष उत्पन्न हो गया। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। इन पुत्रों का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, जहां शाह तथा रफ़ी उस्सान। इन चारों में जहांदार शाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार के रूप में अत्यधिक अनुभव प्राप्त किया था। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात चारों भाई लाहौर में थे। वहीं से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। जुल्फिकार, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जहांदार शाह जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा था। जुल्फिकार की सहायता से अपने तीनों भाइयों को युद्ध में परास्त करके जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। वह लाहौर से दिल्ली पहुंचा और वहीं पर उसका राज्याभिषेक किया गया। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर नियुक्त किया। गद्दी पर बैठते ही जहांदार शाह को फर्रुखसियार, जो कि बंगाल का नायब सूबेदार एवं अजीमुस्सान का पुत्र था, के विद्रोह का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा। पटना में 1712 ईस्वी में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उस फर्रुखसियर की सहायता पटना के नायब सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसके भाई अब्दुल्ला खां, जो इलाहाबाद का नायब सूबेदार था, कर रहे थे। फर्रुखसियर ने इन सैयद बंधुओं और सेना के साथ राजधानी की ओर बढ़ा। खजुआ में जहांदार शाह के सेनापति को पराजित करती हुई सेना आगरा की ओर बढ़ी। बाध्य होकर जहांदार शाह को स्वयं नेतृत्व संभालना पड़ा। जनवरी 1712 में जहांदार शाह पराजित हुआ और वह भागकर दिल्ली गया, परंतु सैयद बंधुओं ने फरवरी 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी और उसके स्थान पर फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। जहांदार शाह विलासी व्यक्ति था। वह अपना अत्यधिक समय भोग विलास में ही व्यतीत करता था। जहांदार शाह के ऊपर लाल कुंवर नामक एक महिला का अत्यधिक प्रभाव था। ये सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि जहांदार शाह के ऊपर किस महिला का प्रभाव था, तो लाल कुंवर नामक नर्तकी थी, उसका प्रभाव ज़्यादा था। 1713 में जहांदार शाह की मृत्यु के पश्चात फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा और फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर आसीन हुआ। जैसे ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, क्योंकि इनकी सहायता से गद्दी पर बैठा हुआ था, तो इसने इन लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। फर्रुखसियर ने हुसैन अली को वजीर बनाया तथा सैयद अब्दुल्ला को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया। यानी ये दोनों भाई हुसैन अली और अब्दुल्ला, इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें हुसैन अली को वजीर बनाया फर्रुखसियर ने और अब्दुल्ला को मीर बख्शी अर्थात सेना का प्रधान बनाया। फर्रुखसियर निकम्मा शासक था, विवेकहीन शासक था और फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर के समय में दरबारियों की, यानी जो मनसबदार थे, उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, परंतु
सुल्तान की या सम्राट की या बादशाह की शक्ति में कमी आई। मुगल दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली बन गया। फर्रुखसियर के शासनकाल में प्रमुख घटनाएं घटीं, जैसे मेवाड़ के शासक अजीत सिंह तथा सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। अजीत सिंह एक स्वतंत्र शासक बनकर मुगल विरोधी कार्य कर रहा था, इसलिए मुगल सेना को उस पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। मुगल सेना के समक्ष अजीत सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी प्रकार बंदा के विरुद्ध सैनिक अभियान में उसके अनुयायियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर और उसके पुत्र की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह का दमन फर्रुखसियर ने किया। चूड़ामन ने सैयद बंधुओं के साथ समझौता कर मुगलों के विरुद्ध सैनिक अभियान न करने का वचन दिया। फर्रुखसियर के शासनकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर वापस लेना। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने सैयद बंधुओं से मुक्ति पाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इस कार्य में उसे मीर जुमला का सहयोग मिला, परंतु फर्रुखसियर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। बादशाह की कृतज्ञता से सैयद बंधु क्रुद्ध नाराज हो गए और उन लोगों ने उसे गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया। हुसैन अली ने मुगलों के विरुद्ध साहू से एक संधि कर ली। अब यहीं पर देखो मराठों का दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप होगा। हुसैन अली ने मुगलों के विरुद्ध साहू से एक संधि कर ली। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सैनिक टुकड़ी के साथ हुसैन अली फरवरी 1719 में दिल्ली पहुंचा और फर्रुखसियर को अपमानित कर गद्दी से उतार दिया। फर्रुखसियर की आंखें फोड़ दी गईं और उसे जेल में डाल दिया गया और तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। यह घटना मुगलों के पतन की दर्दनाक स्थिति का द्योतक है। अगली वीडियो में इसके आगे के जितने शासक हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे।